नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्र में आप सबका स्वागत है। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसका आज 28/11/2025 यानी कि 28 नवंबर 2025 का आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था साइंस का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको कथन दे रखा था पहला में, किसी सीधे धारा वाहन करने वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर समकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। और कथन दूसरा में आपको दे रखा था कि इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का निर्धारण दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जब भी कोई एक सीधी धारावाहक चालक होता है, कंडक्टर होता है, तो उसके चारों ओर इस तरह से समकेंद्रीय चुंबक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, और इसको दिखाने के लिए हम लोग दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, यानी कि कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। एक नंबर का इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? कथन आपको यहाँ पे दे रखा है। पहला में, यह पृथ्वी के केंद्र से दूर की ओर लगता है, जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं लगता है, उस तरह से केंद्र की दूर नहीं लगता है। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह वस्तु के मास पे डिपेंड करता है, यह सही है। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये गलत है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, नहीं, ये डिस्टेंस पे करता है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो r ही तो डिस्टेंस होता है, ये मास 1 मास 2 दो वस्तुओं के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पहला का मास 1 पहला का मास 2 मास पे डिपेंड करता है, और प्लस ये जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। यह तो बोल दिया नहीं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में कली यानी कि बडिंग बनने की प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम क्या है? अच्छा, जब हाइड्रा में जब बडिंग होता है तो उसका चरण क्या है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह से पूछा गया। तो पहले कली का परिपक्व होना, पहले कली कैसे परिपक्व हो जाएगा? पहले कली का प्रारंभ होता है, फिर कली का परिपक्व होता है, फिर कली का अलग होना होता है, फिर नया जीवन शुरू हो जाता है। ये साइकिल चलते रहता है, यानी कि बी नंबर का इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि यह दर्शाती है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है मैटर के बीच में। ठीक है, ये कौन बताता है? तो ये जल का जमना, ये तो नहीं होगा। जल, किसी वस्तु का टूटना, चीनी में, ये देखिए यहाँ पे, चीनी का पानी में घुलना। चीनी पानी में तभी घुलेगा जब पानी में इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा, गैप रहेगा, यानी कि पानी के मोलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा, तभी तो चीनी उसमें घुलेगा। ठीक है, और इसका ये सही जवाब है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। नेक्स्ट देखिए, असंतृप्त कार्बन यौगिक यानी कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की प्रमुख विशेषता क्या है? तो अनसैचुरेटेड बोला गया है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे पूछा गया अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इट कंटेन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? एक नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे लेंस के बारे में पूछा गया। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसा वो बनेगा ऐसे ही बनेगा, यानी कि वस्तु आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, लिख दे रहे हैं, आभासी यानी कि वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा। ये तीन चीज़ याद रख लेना। क्या? सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, जो प्रतिबिंब होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा, और ये आभासी यानी वर्चुअल बनेगा। अब ऑप्शन देखो, पहला में पूछा गया था, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। अब अगर एक पॉइंट के बराबर कोई वस्तु का इमेज बन रहा हो, तो क्या उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते, जो कि ये कथन सही है। हमसे गलत पूछा गया, ये सही है मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक है, हम जो सही है उसको खाली टिक कर रहे हैं, जो बच जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव लेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी कि ये होगा, ये आंसर में होगा, ये सही है। हम लोग स्क्रीन पे उसको उतार नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये होगा, क्योंकि गलत पूछा तो ये तो गलत हो गया। द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज इन कंपेयर टू द साइज ऑफ द, बिल्कुल ये भी गलत है। स्मॉलर साइज, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज इन कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये भी सही है, ये सही है, ये गलत कहाँ से आ गया? ये सही है, स्मॉलर साइज होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो और एक नेक्स्ट पूछा गया था कि द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिगर, तो बिगर तो होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि यानी कि आपको 2 नंबर का और 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो सही है, ये दोनों सही है। आपको गलत पूछा गया तो गलत कौन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का और 4 नंबर का। ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखो 2 नंबर में पूछ रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड यानी कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो कि पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो गया, गलत है। और चौथा नंबर में पूछा गया है कि द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिगर साइज, बिगर साइज नहीं होता है, स्मॉलर साइज होता है। तो ये दोनों तो सही है और ये दोनों गलत है और हमको गलत ही पूछा गया, यानी कि 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 4 किसमें, 2 और 4 इसमें बी नंबर में आपको दे रखा है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि पादप कोशिकाओं में सूजन और संकुड़न यानी कि स्वेलिंग और श्रिंकिंग, ठीक है, इन प्लांट सेल स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग अकर्स डायरेक्टली ड्यू टू विच फैक्टर, तो किस फैक्टर में, अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो स्वेलिंग होगा, कम रहेगा तो श्रिंक कर जाएगा, तो ये पानी के इफेक्ट से होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चेंज इन वाटर अमाउंट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन वाटर अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग में पाए जाने वाले धातु, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये एकदम रिएक्टिव नहीं होता इसमें। ठीक है, प्रकृति में सामान्यतः किस अवस्था में, अब कोई अगर किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो ये फ्री अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो किसके द्वारा निर्धारित होता है, आपको यहाँ पे 3 दे रखा था, अब इसी में तीनों में से बताना था, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। देखिए टेम्परेचर को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसका अवस्था में चेंजिंग होगा। ठीक है, जैसे बर्फ है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी भी लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैस में बन जाएगा। तो टेम्परेचर, दाब, अगर हम लोग प्रेशर डालते हैं, गैस को अगर प्रेशर कर देंगे तो लिक्विड बन जाता है, जैसे कि LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में आप लोग जो घरों में गैस होता है जो जलाते हैं हम लोग, वो एक्चुअली में गैस होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, उसको इतना हम लोग कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, वो पेट्रोलियम गैस होता है और कंप्रेस करके उसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बना दिया जाता है। तो प्रेशर भी इफेक्ट करता है, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया, निर्धारित होता है, तो ए और बी दोनों ही निर्धारित होगा। तो ए और बी इसका कहाँ पे देख लो, ए और बी सी नंबर में दे रखा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में पड़ता है तो उसके सभी संघटक रंगों में से बैंगनी रंग अधिक अपवर्तित होता है। बैंगनी रंग अधिक अपवर्धन होने के कारण, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के कारण, इसका क्या कारण होता है कि उसका वेवलेंथ जो होता है ना, बैंगनी का, वॉयलेट का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ जो होता है ये बहुत ही कम होता है, वेवलेंथ इसका बहुत ही कम होता है। देख लो अब यहाँ पे वॉयलेट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ एंड हैंस मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स भी इसका ज़्यादा होता है, वेवलेंथ कम होता है, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा होता है। वॉयलेट हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम तो होगा नहीं, वॉयलेट हैज़ मिनिमम वेवलेंथ एंड हैंस मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेवलेंथ कम होगा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, आप लोग पता होगा, जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब रिएक्शन करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और उसमें क्या हो जाता है, इक्वल टू pH वैल्यू कितना हो जाता है, इक्वल टू 7 के बराबर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दैनिक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। अच्छा ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, इस सेल के अंदर जो भी कचरा वचरा आता है उसको सफाई करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे शरीर में देखिए व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया आता है उसको खत्म कर देता है, और जो जर्म आता है उसको खत्म करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस तरह से लाइसोसोम सेल की सफाई करता है, इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर की सफाई करता है बैक्टीरिया और जर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। यहाँ जब लिख ही दिया है कि बाइनरी फिजन हो रहा है तो 2 ही ना बनेगा, बाइनरी मतलब 2, तो 2 ही बनेगा, 2 डॉटर सेल बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का इन चारों में से एग्जाम्पल कौन सा, बहती हुई नदी काइनेटिक एनर्जी, लुढ़कता हुआ गेंद काइनेटिक, चलती हुई ट्रेन काइनेटिक एनर्जी, मेज में रखा हुआ पुस्तक, एक इसमें किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जर्व द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अभी इस केमिकल रिएक्शन जो दे रखा है इसको ऑब्जर्व करो। देखिए क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड को आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और सल्फर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही अभी प्रक्रिया एक साथ होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही प्रक्रिया हो रहा है। आप लोग देख लें कि यहाँ जो हाइड्रोजन सल्फाइड है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है और सल्फर अलग हो जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, और इसी तरह से ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का लेना क्या हो जाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन आयोडीन क्या कर रहा है, यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख लो क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है, पहला में दे रखा है कि इसको रिएक्शन रहने दो यहाँ पे। ठीक है,
पहला में बोला गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड अंडरगोज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन को लेना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा में पूछा गया कि आयोडीन इज रिड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयोडाइड। हाँ ठीक है, ये रिडक्शन है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन गेन कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। और ये भी दोनों ही सही है, इसका बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ। ठीक है, पूछा गया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ, लॉ क्या बोलते हैं, इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी इसको बोला जाता है, न्यूटन का पहला नियम को। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तब यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है। तो अब देख लो, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए बेरियम का रिएक्टिविटी हाई होता है सोडियम के, तो सोडियम को हटा देगा। ठीक है, और ये बना देता है बेरियम सल्फाइड। ठीक है, और फिर क्लोरीन सोडियम के साथ आके मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सोडियम का, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेरियम का। ठीक है, यानी कि एक बार क्लोरीन के साथ आके मिल जा रहा है कौन, सोडियम मिल जा रहा है, और बेरियम के साथ आके मिल जा रहा है कौन, सल्फाइड मिल जा रहा है। तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप खाली रिएक्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा पार्टिकल जो किया था प्रकीर्णन, उसमें किसका डिस्कवर किया गया था, किसकी खोज किया गया था, इसमें नाभिक के न्यूक्लियस की खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक छात्र ने परागन यानी कि पोलिनेशन से पहले फूल के वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइल, जो स्त्री केसर होता है, स्टाइल को काट दिया। इसका परिणाम क्या होगा, जब स्टाइल यानी कि जो फीमेल पोर्शन है जहाँ पे आके पोलन ग्रेन चिपकता है उसी को काट दिया तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धात्विक चालक यानी कि मेटालिक कंडक्टर, मेटल की बात किया गया यहाँ पे। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस किसके बढ़ने से बढ़ता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ना कि बढ़ता है। तापमान को बढ़ाने से, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तापमान के घटाने से, अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लंबाई को घटाने पे, अगर हम लोग लेंथ को घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लंबाई को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस भी घट जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ही कंडीशन आ रहा है कि तापमान के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, और यहाँ पे बढ़ने की बात किया गया, इसका आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे एक कैसे कर दिया यार, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होता है, टेम्परेचर को बढ़ने से बढ़ने के साथ, यहाँ पे गलत दिया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तरंग वेव का आयाम एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो क्या होता है भाई, इसका एनर्जी भी बढ़ जाएगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, दोनों ही बढ़ता है। एनर्जी बढ़ने से, एम्पलीट्यूड बढ़ने से एनर्जी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे के 2 अलग अलग डब्बों में अलग करना शुरू किया गया। रसोई के कचरे के लिए हरा ग्रीन रंग का और प्लास्टिक, धातु और कचरे कांच के लिए नीले रंग का डब्बा को रखा गया। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है, तो इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है कि इसमें जो है ना, एक तो जो हम लोग को किचन का जो होता है, रसोई का जो होता है कचरा, वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, और एक होता है जो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया और कांच हो गया, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, अजैविक अपघटनीय और अजैव अपघटनीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करने में मदद करता है। इसका डी नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान, मास और जड़त्व इनर्शिया के बीच को समझने के लिए एक छात्र एक फुटबॉल और एक समान आकार के पत्थर पर लात मारता है। पत्थर को लात मारने से अधिक कठिनाई और संभवतः चोट भी लग सकता है। कौन सा सिद्धांत स्पष्टीकरण करता है, यह कौन सा सिद्धांत स्पष्टीकरण करता है आपको बताना है। ठीक है, तो पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, जिससे इसका जड़त्व भी अधिक होता है, इसलिए इसकी विश्राम अवस्था को बदलने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है, और यही
इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है? तो अवशिष्ट पदार्थों को पाचन करना, भोजन के भंडार, ऊर्जा का उत्पादन, कोशिका की जीवन प्रक्रिया का नियंत्रण करना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केंद्रक ही सब कुछ नियंत्रित करता है। इसके पूरा कोशिका को कैसे जीवन प्रक्रिया चलाना है ये पूरा कहाँ पे होता है? इसको नियंत्रित कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है, केंद्रक करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करने के लिए पियूष ग्लैंड को उत्तेजित करता है? और ये होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ठीक है, जो मगज के पीछे में रहता है। तो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए अब लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सबसे अच्छी तरह से समझाता है कि हार्मोनल गर्भनिरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? देखिए, हार्मोनल गर्भनिरोधक यानी कि जो गर्भनिरोधक गोलियां महिलाओं के द्वारा लिया जाता है वो एक्चुअली में क्या करता है कि जब महिलाओं को गर्भ धारण करने का समय होता है उस समय जो होता है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है, अब ये दवा लेने से इस हार्मोन को दबा देता है, खत्म कर देता है, इसका असर को खत्म कर देता है, जिस कारण से महिलाओं के शरीर में गलत इफेक्ट होता है। ठीक है, महिलाओं के शरीर में, तो यहाँ पे देख लो, पढ़ लो, वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है जिससे अन्य शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित होती है। ठीक है, इसका एक नंबर का तो सही है। हाँ, एक ही नंबर, अच्छा हाँ एक ही दिया था, इसमें कोई कथन वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर का। बाकी सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, एक नंबर का इसका सही है। ठीक है, दो रेसिस्टेंस दे रखा, एक है 15 ओम का, एक है 5 ओम का, और उसको कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, यानी कि मेरे पास आर कितना हो जाएगा, और ये सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, 15 और 5 20 हो जाएगा आर सीरीज में, तो दोनों को जोड़ देंगे। और वोल्टेज कितना दे रखा है? 12 वोल्ट आप करेगा, वोल्टेज दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, तो बोला गया कि इसका हाउ मच करंट आई पूछ दिया है, तो हम लोग को पता है V = IR होता है। V = कितना होता है? IR होता है। आर को हम लोग इधर ले आएंगे, यानी कि V/R हो जाएगा I बराबर, तो V कितना दे रखा है? V दे रखा है मेरे पास 12, और R कितना दे रखा है? R दे रखा है 20। अब इसको काट दो, तो हम लोग 4 से काटते हो तो 4 × 12, और 4 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20। यहाँ से तो जाएगा नहीं, 5 से एक पॉइंट रख देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 5 × 6 = 30, यानी कि 0.6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0.6 एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉमसन के परमाणु मॉडल का, थॉमसन ने क्या बताया था कि भाई एक तरबूज लो, उसको काट दो, काटने से तरबूज को मान लो पूरा जितना जो लाल वाला पोर्शन है उसका सब पॉजिटिव मान लो चार्ज, और ये जो काला काला जो बीज होता है उसको नेगेटिव चार्ज मान लो, जो धंसा हुआ था। इसी को क्या बोला जाता है? इसको तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका क्या, इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट में तो फिक्स नहीं होता है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें बताया गया था, आधुनिक जो दिया गया था परमाणु मॉडल उसमें बताया गया था। इलेक्ट्रॉन्स आर कंसंट्रेटेड इन द न्यू, इलेक्ट्रॉन्स आर कंसंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्रक होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के में केंद्रक होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेडेड, देखिए ये वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में समान रूप से फैला होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली इन अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पोल्ट्री किसान, देखिए एक पोल्ट्री किसान एक ऐसा पक्षी चाहता है जो, मतलब जो मुर्गी चाहता है या पोल्ट्री चाहता है, जो पक्षी चाहता है ऐसा जो चारा कम खाता है, अधिक तापमान सहन कर सकता है और अच्छी गुणवत्ता के चूजे जन्म दे सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि एक जो गाय है जिसको हम बोलते हैं जर्सी गाय, ठीक है, वो क्या किया गया था, विदेशी को देसी के साथ संकरण करवा दिया था, क्रॉस करवा दिया गया था, जिस कारण से जर्सी गाय हुआ। क्यों? क्योंकि उसका दूध ज़्यादा उत्पादन होता है। इसी तरह से जब हम कोई विदेशी को देसी के साथ क्रॉस करवा देंगे, यानी कि विदेशी पक्षी को या फिर मुर्गी को विदेशी और स्थानीय पोल्ट्री का संकरण करवा देने से ये हमको मिल सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास स्लैब। अच्छा, एयर से ग्लास स्लैब में आ रहा है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। वायु से कांच के स्लैब में तिरछी दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही कथन पूछा गया है, अब देख लो। वो पहला में बोला गया आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। अच्छा, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम समझ गए इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए एक ग्लास है, इस तरह से वायु में रखा गया है। ठीक है, अब एक लाइट इस ओर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, अभिलंब जिसको बोलते हैं। ठीक है, लाइट जब रेयर मीडियम से
यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे ये कांच डेंस मीडियम हो गया और फिर वायु में आ जाता है तो ये रेयर मीडियम हो जाता है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है यहाँ से आ रहा है उसको एक्चुअली में जाना चाहिए था इस ओर, इस डायरेक्शन में, बट ये कांच के कारण, कांच से में पार होने से इसका स्पीड घट गया और ये लंब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है इस तरह से, ठीक है। जब फिर से लाइट यहाँ पे आता है और जब ये फिर से डेंस मीडियम से फिर से जब रेयर मीडियम में आता है तो ये अभिलंब से दूर की ओर भाग जाता है इस तरह से। यानी कि इंसिडेंट रे, ये जो रे है इंसिडेंट रे और ये जो रे निकला यहाँ से, ये दोनों एक दूसरे के देखो तो पैरेलल हो जा रहा है, देखो तो यहाँ से पैरेलल हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आप लोग इसका ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जिंग रे जो बाहर निकल रहा है आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये तो हो गया 3 नंबर का। तीसरा में क्या बोला गया है, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज व्हेन एज द लाइट रे इंटर फ्रॉम द एयर टू ग्लास, जब एयर से ग्लास में जाता है तो उसका लाइट डिक्रीज हो जाता है, ये भी। दूसरा में क्या बोला गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है, द एंगल इज स्मॉलर भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तीसरा और चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर के देखो तीसरा और चौथा ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग असर्शन एंड रीजन। अच्छा, असर्शन करण और कारक और कथन दे दिया गया है, ठीक है। कथन में क्या बोला गया है कि ध्वनि तरंग अयांत्रिक होता है, जो कि गलत है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल। ध्वनि तरंग जो होता है एक मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। रीजन में क्या बोला गया है कि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, ध्वनि तरंग के संचरण के लिए एक फिजिकल मीडियम की आवश्यकता होती है, ये सही है। यानी कि कथन तो इसका गलत है लेकिन रीजन जो होता है वो सही है। तो आप देख लो, असर्शन इज फॉल्स बिल्कुल सही है और रीजन ट्रू है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही रूप से बताता है कि किसी गैस को ठोस और द्रव की तुलना में आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो गैस में होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस कारण से इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो गैसों के कण ढीले होते हैं और उसके बीच अंतर आणविक यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रजनन स्वस्थ के लिए गर्भनिरोध का उद्देश्य क्या है। ये क्या करता है कि जो अनियोजित गर्भधारण को रोकता है, ठीक है, यानी कि जब आप गर्भधारण नहीं चाहते हैं तो उसको वो रोक के रख देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय लेंस की वृत्तीय रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है। देखिए इसको इंग्लिश पढ़िए समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्पेरिकल लेंस कॉल्ड। देखिए एक जब कोई खोखला गोला होता है इसको हम लोग काट दिए बीच से, ठीक है, ये बन गया क्या, लेंस। इसको इधर इधर पुलिस मार दी, लेंस बन गया। अब बोला गया कि ये जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर एरिया, इसको क्या बोला जाता है। ये जो एरिया है जहाँ से लाइट टकराता है और रिफ्लेक्ट करता है, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इसको अपर्चर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया, किसी गोलाकार लेंस की वृत्तीय रूपरेखा के प्रभावी व्यास, जहाँ पे लाइट आके इफेक्ट करता है, प्रभावी व्यास, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है अपर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि कम द्रव्यमान वाल और देखिए a bullet of small mass and high velocity can penetrate a target deeper than a heavy stone thrown at the same speed because, मतलब कि एक जो गोली होता है, ठीक है, कम द्रव्यमान और अधिक वेग वाली गोली समान वेग से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में अधिक गहराई तक प्रवेश करता है। क्यों? अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक दीवार है मान लेते हैं, या फिर एक ले लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ का तना है। अब यहाँ पे एक कुछ दूरी से एक बड़ा सा पत्थर और एक गोली को यहाँ पे चलाया गया सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये जो पत्थर इतना बड़ा है, ये पत्थर आके टकराएगा तो ये इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया को टकराएगा, ठीक है। ये गोली जब टकराएगी और तो ये इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट के जैसा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे टकराएगा। तो आप लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है F/A, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया हम बहुत ज़्यादा कम है, गोली का क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ टच कर रहा है बहुत ज़्यादा कम है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और ये पेनेट्रेट ज़्यादा करेगा, ठीक है, इसके तुलना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लो यहाँ पे, इट इज स्मॉलर इन साइज। कौन स्मॉलर साइज है, गोली। इट हैज़ लेस इनर्शिया, इट इज ग्रेटर मास, इट हैज़ शार्पर। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज़ शार्पर। शार्पर होने का क्या मतलब है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अब शार्प गोली कैसा रहता है, इस तरह से रहता है और इस तरह से रहता है, इस तरह से गोली रहता है, ठीक है। तो इसका जो जहाँ पे टच करेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, एकदम पॉइंट के बराबर, ठीक है। ये शार्पर है, यानी कि कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही पॉइंट के बराबर है जहाँ पे वो टकराएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर क्या लगता है।
ए डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड तो कभी लगता नहीं कि उत्प्लावन बल लगता है ना, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, तो ये डाउनवर्ड फोर्स ने अपवर्ड फोर्स आता है। एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है जो कि इक्वल होता है उसके जो भार है, भार के द्वारा जो निकाला गया जो द्रव होता है उसके बराबर, तो इसका बी नंबर का सही हो जाएगा। एन अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ, एक मिनट, एन अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स बाय द बॉडी, एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, एन अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स, इसका बी होना चाहिए। एन अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, नहीं इसका डी होगा, ठीक है। इसका जो होगा इसका हो जाएगा बी, इसका बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्पर्स बाय द बॉडी, ठीक है, इसका बी नंबर का हो जाएगा। यहाँ डी गलत कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी, इसको सुधार लीजिएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोज ऑफ, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो मुख्य पादप कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि केवल कुछ भागों में ही क्यों होता है? वृद्धि करने का मतलब पौधा का हर भाग वृद्धि होता है, लेकिन जो लंबाई को जो बढ़ाने का काम करता है सबसे ज़्यादा वो कुछ भागों में होता है। ऐसा क्यों होता है? अब जरा देख लो, सोच लो। कोई आदमी एरोप्लेन में उड़ रहा है, वो एरोप्लेन में क्यों उड़ रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा है, कुछ तो है ना, उसके पास पैसा है जिसके कारण से वो एरोप्लेन में उड़ रहा है। इसी तरह से पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ जहाँ होता है उसके लंबाई को ज़्यादा बढ़ाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, जिस कारण से उस स्पेसिफिक रीजन पे ग्रोथ होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लार्ज डैम? निम्नलिखित में से कौन बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? अगर हम लोग बड़े बांधों का परिणाम नहीं है बोला गया, ठीक है, तो देखो जब बांध बनाया यानी कि डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगल उसके कटाई होता है, बिल्कुल होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होता है, इकोनॉमिक भी खर्चा आता है, सोशल प्रॉब्लम भी होता है, वहाँ से जितने भी बस्ती होती है सबको हटाया जाता है, जिसका खेत होता है उसको खेत को भी अंडर मतलब पानी के अंदर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक स्पेस एरिया जो होता है जहाँ पे पानी स्टोर होता है वो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये सब तो होता है, लेकिन जो एफोरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण जहाँ पे वृक्ष को लगाया जाता है ये इसका कारण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक यानी कि हाईली डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथीन क्या बनता है? एथीन बनता है। जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कितना 444 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो एथीन बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब इसका रिएक्शन देखो पहले। जब हम लोग, अरे यार पूरा एक साथ नहीं आ रहा ना, चलो ठीक है, इतना तो आ गया ना। जब हम लोग एथेनॉल को हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथीन बनता है। इसको हटा ही देते हैं यार, ठीक है। जब एथेनॉल को हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री पे गर्म करते हैं, केल्विन पे गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? एथीन बनता है। और जो एथीन बनता है इसके साथ देखो वाटर भी निकल रहा है, ठीक है, वाटर निकल जा रहा है। जब वाटर निकलता है तो इसको क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? निर्जलीकरण हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया? ठीक है, बैक्टीरिया के निम्न में से कौन सा जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको बता दें कि गोनेरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया तो कौन सा बैक्टीरिया के कारण, तो ये होता है निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के कारण। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना है। निसेरिया गोनेरिया बैक्टीरिया के नामक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक लोलक, व्हाट हैपन व्हेन अ पेंडुलम बॉब स्विंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि इस तरह से लोलक की घड़ी का, ठीक है। अब इसका मीन पोजीशन यहाँ पे होता है। अब मीन पोजीशन से जब ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, यानी कि यहाँ जो बीच से या फिर इधर ले लो, जिधर भी ले लो, एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, तो क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये होता है मीन पोजीशन, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी होता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या होता है ये आपको बताना है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। तो अब देखो तो यहाँ पे मीन पोजीशन यहाँ से जब उठाएंगे इसको तो ये क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, पोटेंशियल हाईली पोटेंशियल एनर्जी होता है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? निम्नलिखित में से
गति का कौन सा समीकरण अंतिम वेग से स्वतंत्र है, यानी कि अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी होता है, इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, तो इनिशियल का नाम यहाँ नहीं लिया गया है फाइनल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी से मुक्त है कौन सा गति का नियम। तो गति का 3 नियम है, ठीक है। अब तीनों में से बताना है आपको कि कौन सा जो है वो मुक्त है, यानी कि वेलोसिटी उसमें काम नहीं आता। तो देखो यहाँ भी वेलोसिटी है, यहाँ भी वेलोसिटी है, यहाँ भी वेलोसिटी है, क्या इसमें वेलोसिटी है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी का कोई यूज ही नहीं किया गया है, यानी कि वेलोसिटी से मुक्त है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में अणु के रूप में नहीं पाया जाता? अणु मतलब और परमाणु मतलब समझिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मोलिक्यूल इन नेचर, ठीक है। अणु के रूप में नहीं पाया जाता। एटम होकर जो सिंगल रहता है, ये सिंगल है एटम है, अगर इसमें जुड़ गया सेम तरह के आके तो ये हो जाएगा अणु, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को हमेशा एच में, हम लोग एच पे नहीं लिखते, हमेशा H2 लिखते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये जुड़ गया तो ये क्या गया, ये क्या बन गया, अणु बन गया। और यहाँ पूछा गया अणु के रूप में नहीं रहता है तो ये तो अणु बन गया हाइड्रोजन। आयोडीन I2 के नाम पे हम लोग I2 से लिखते हैं, ठीक है, ये भी क्या बन गया, आयोडीन बन गया। क्लोरीन Cl2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये भी क्या है, अणु के रूप में है। लेकिन हीलियम को हम लोग खाली सिर्फ H ही लिखते हैं, He2 लिखते हैं क्या, H ही लिखते हैं, यानी कि ये क्या है, एटम है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अच्छा एलिमेंट्री कैनाल से जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। देखो क्या बोला, जब हम लोग खाना खाते हैं उसके जो पाचन होता है, उसके पाचन जो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, जो विटामिन मिनरल्स जो भी होता है, प्रोटीन वोटीन जितना सबको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो वो जो जटिल पदार्थ बनता है उसको क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है एक्सट्रैक्शन का, मतलब माफ कीजिएगा एक्सट्रैक्शन का नहीं, जो एब्जॉर्प्शन का जो हो रहा है प्रोसेस, उसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एसिमिलेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, एसिमिलेशन। सी नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला यानी कि ब्रांच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड, what characteristic a branched chain structure? Carbon atom are attached to the main carbon chain forming side group, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। बोला गया है कि जब एक कार्बन का जो श्रृंखला होता है तो उसमें जो एक शाखित श्रृंखला यानी कि ब्रांच्ड बना लेता है, ये कैसे होता है, जब हम इसी कार्बन पे कार्बन और जोड़ देंगे तो ये ब्रांचेज बन जाता है, ठीक है। यही वाला बोला गया है यहाँ पे कि कार्बन एटम अटैच्ड टू ए चेन, मेन चेन, ये रहा मेन चेन। अब यहाँ पे कार्बन एटम यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ भी जुड़ गया, यहाँ पे एक जुड़ सकता है, 2 भी जुड़ सकता है, ठीक है। मेन चेन कार्बन फॉर्मिंग ए साइड ग्रुप, अब यहाँ पे 2 साइड ग्रुप बना दे रहा है, ठीक है, तो ये होता है इसका शाखित ब्रांच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर आर यूज टू चेक द एसिडिक और बेसिक, बिल्कुल गंध के द्वारा हम लोग एसिडिक और बेसिक को चेंज करते पहचान करते हैं, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम को। क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का जो तेल होता है, इज ए ओलाफैक्ट्री इंडिकेटर, बिल्कुल लौंग का तेल ओलाफैक्ट्री, इसको हम लोग सूंघ के पता करते हैं। क्लोव ऑयल इज यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड, नहीं ये प्योरिटी को चेक नहीं करता, ठीक है, यानी कि 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, ओनली ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथीन की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है। जब हम लोग एथीन को ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ देख लो एथीन है, जब ब्रोमीन के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, 1,2 डाइब्रोमो एथीन बनता है, 1,2 डाइब्रोमो एथीन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन अवसाधन द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, ये जिंक होता है, ठीक है, जिंक को अवसाधन के द्वारा यानी कि डिस्टिलेशन के द्वारा शोधन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, माफ कीजिएगा, ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या बोलता है, रो एल बटे ए, और हम लोग जानते हैं कि ये जो रो होता है ये पदार्थ की गुणवत्ता को बताता है, गुणधर्म को बताता है, ठीक है। ये लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये रेसिस्टेंस है, लेकिन गुणधर्म को कौन बता रहा है, और ये भी यहाँ पे पूछा गया है तो ये रेसिस्टिविटी बताता है, ना कि रेसिस्टेंस बताता, ना कि वोल्टेज बताता, ना कि करंट बताता, ठीक है। रेसिस्टिविटी पदार्थ के गुणधर्म को कौन बताता है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से शुरू हो जाता है थर्ड शिफ्ट का। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सोलिड लेड 2 नाइट्रेट को गर्म करने पर पीले रंग का अवशेष लेड ऑक्साइड बचता है और 2 गैस निकलते हैं, एक लाल भूरे तथा दूसरा दहन में सहायक,
कौन सी गैसें निकलती है? आपको बताना था कि ये जो दो गैसें हैं, एक लाल और भूरी तथा दूसरे दहन में सहायक। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन पकड़ा जा रहा है, क्या दहन में सहायक गैस कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ जलता है, ठीक है। तो दहन में सहायक गैस ऑक्सीजन है। अब ऑप्शन में देखो कि ऑक्सीजन सेकंड नंबर में ऑक्सीजन कौन कौन सा, क्योंकि दूसरा में पूछा गया है। तो देखिए ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन है। तो ये सी और डी तो होगा नहीं, होगा या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग दहन करते हैं किसको, जब लेड टू नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, विघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप लाल भूरे रंग के गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दहन में सहायक रंगीन गैस ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में पीले रंग के एक अवशेष बनता है, कौन सा? लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड बनता है। तो आपको पता चल गया कि जो पहला गैस है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो दहन में मदद करता है वो गैस है ऑक्सीजन, और जो अवशेष बच जाता है, ये अवशेष आपसे पूछा नहीं गया था, लेकिन जो अवशेष बच जाता है वो है लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों ही याद रख लेना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक नंबर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एज न्यूटन इज टू वेट डैश इज टू प्रेशर। जैसा कि न्यूटन वेट का एसआई यूनिट न्यूटन है, उसी तरह से प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो प्रेशर का क्या है एसआई यूनिट? पास्कल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने लंबे और छोटे मटर के पौधों को संस्करण किया तो F1 पीढ़ी में क्या देखा? तो जब F1 पीढ़ी में, जिसको लॉप डोमिनेंट कहा गया, उसमें क्या देखा कि सारे पौधे जो लंबे बन गए, यानी कि ये जो डोमिनेंट नेचर का था वो रिसेसिव को दबा दिया, यानी कि टीटी को इसको दबा दिया, इसको उठने नहीं दिया, किसमें? F1 पीढ़ी में। तो यही वाला यहाँ पे बोला गया है कि क्या होगा, सारा पौधा जो लंबा हो जाएगा, ऑल वेयर टॉल, सारा पौधा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पूछा गया था क्वेश्चन, किसी पात्र में भरा द्रव समान ऊंचाई पर डैश दबाव डालता है। मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, इस पर हमने लिक्विड भर दिया है, फ्लूइड भर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है, सर्कुलर कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो फ्लूइड है, अब इसमें जो भरा हुआ फ्लूइड है वो समान चारों तरफ सेम, चारों तरफ, चाहे बाएं दाएं हो, चाहे ऊपर हो नीचे, हर डायरेक्शन में एक समान प्रेशर डालेगा इस कंटेनर पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द कंटेनर, समान मतलब हर दिशा में समान प्रेशर डालेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? तो ये हो जाएगा, जो आप लोगों को बताए थे रिएक्टिविटी टेबल में सबसे ऊपर में कौन सा होता है? पोटाशियम। पोटाशियम के बाद आता है सोडियम। तो सोडियम सबसे तीव्र गति से जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन। वर्क डन पॉजिटिव कहलाता है कब? ये भी क्वेश्चन हम बता दिए थे, पिछले ही शिफ्ट में पूछा गया था कि मान लेते कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं और ये फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द फोर्स हैज़ अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जिधर डायरेक्शन हो रहा है उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट लगता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, हाउ इज मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड। मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लेते हैं H2SO4 को हमको कैलकुलेट करना है, इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या मोलिक्यूल है, ये पूरा मोलिक्यूल है। अब यहाँ पे एटम कौन सा? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम का जितना जो एटॉमिक मास होगा, मास नंबर होगा, उन सबको हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो हम लोग को कंप्लीट मोलिक्यूल का मास नंबर पता चल जाएगा, यानी कि एडिंग ऑल एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स इन मोलिक्यूल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय। कोलाइडल पार्टिकल जो होता है उसको सेपरेट किया, कोलाइडल थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और इसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पढ़ लो एक बार बढ़िया से। कोलाइडल कण जो होते हैं मुख्य रूप से अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूजेशन तकनीक द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। इस विधि में मिश्रण को उच्च गति से घुमाया जाता है जिससे सघन यानी कि डेंस कण नीचे बैठ जाता है। इसके अतिरिक्त कोलाइडल विलयन का शुद्धिकरण, देखो ये तो अलग करने के बाद था, अलग किसे किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूजेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जाता है। और इसका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो डायलिसिस के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। और यहाँ पे आपको पूछा गया था अलग करने का, तो अलग किसके द्वारा किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जाएगा। और शुद्धिकरण पूछता तो डायलिसिस मारते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग में प्रिंसिपल एक्सिस का कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, सबसे पहले एक हम बना लेते हैं स्फेरिकल मिरर, हम लोग अवतल दर्पण को ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा अवतल दर्पण और यहाँ पे ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से जो होता है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस भी होता है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। ठीक है, अब देखो, पहला में बोला गया है इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, और यहाँ पे है पोल। ठीक है, ये जो जहाँ पे कनेक्ट होता है दोनों, इसको बोलते हैं पोल। पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि ये सी से पास होता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। ठीक है, तो एक नंबर का तो सही हो गया, ये तो होगा नहीं, मतलब इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा में पूछा गया था कि प्रिंसिपल एक्सिस इज ए, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ठीक है, तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये नॉर्मल, यहाँ से जो है ये नॉर्मल जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, नॉर्मल जा रहा है कहाँ पे, प्रिंसिपल पोल पे। ठीक है, और ये चीज़ बोला गया प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एंड इट्स पोल। ठीक है, इसके पोल पे नॉर्मल जा रहा है, ये भी कथन सही है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या बोला गया है कि थर्ड नंबर में बोला गया है कि अरे यार एक मिनट, इसको पहले पढ़ लेते। अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखिए क्या बोला गया है, इसको समझते हैं इसमें कि एक रे पास हो रहा है कहाँ पे, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लेते ये रे है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ये रे पास हो रहा है। अब यहाँ से जब टकराएगा इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये जो बोला गया है क्वेश्चन में कि ये पास हो रहा है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि यहाँ से पास होता है। क्या यह सही है? जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास होता है। कहाँ से पास होता है? तो मुख्य फोकस से पास होता है। कहाँ से पास होता है? ये मुख्य फोकस से पास होता है, इस यहाँ से पास होता है। ठीक है, मुख्य फोकस से पास होता है, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। यानी कि ये वाला तो पूरा गलत हो गया, यानी कि ये वाला गलत है, सी नंबर का गलत है, 3 नंबर का। चलिए चौथा में पूछा गया द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर डज नॉट लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस में ही फोकस भी था और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी था, और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई नहीं करता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि यहाँ पे करता है। तो ये भी गलत है, यानी कि 3 और 4 आपका गलत हो जाएगा। इसका सही नहीं पूछा गया है, आंसर में क्या हो जाएगा 3 और 4, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द साउंड ऑफ ए पेशेंट्स हार्ट बीट ट्रेवल फ्रॉम द चेस्ट पीस टू द डॉक्टर्स ईयर थ्रू द स्टेथोस्कोप। यानी कि पूछा गया है कि एक जो पेशेंट है उसका जो हार्ट बीट है वो स्टेथोस्कोप के थ्रू डॉक्टर के कान तक किस माध्यम से, किस तरह से पहुंचता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होता है ना, स्टेथोस्कोप होता है कि साउंड को सुनता है और यहाँ से इस तरह से लगा हुआ रहता है और 2 कान का इस तरह से निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो रहता है ये ऑप्टिकल का बना हुआ रहता है। इस पर जो इस तरह से जो नली रहता है इसके, यहाँ पे साउंड जब जाता है तो इस तरह से कई बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू जाके डॉक्टर के कान तक पहुँचता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कई बार रिफ्लेक्शन होने के बाद डॉक्टर के कान तक पहुंचता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में प्लग की क्या उद्देश्य है? यानी कि विद्युत परिपथ में जो प्लग होता है उसका क्या है, तो ये सर्किट को तोड़ता है और फिर बनाता है, तोड़ता है और बनाता है, यानी कि जो करंट आ रहा है उसको ब्रेक कर देगा। यानी कि देखो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्विच लगा दिए, यहाँ पर प्लग लगा दिए, जो भी है यहाँ पे एक बैटरी दे दी। ठीक है, अब ये जो स्विच जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसमें सर्किट में ये यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हो तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, अब जैसे इस सर्किट को हम तोड़ देते हैं ये बल्ब बंद हो जाएगा। यानी कि इसका काम क्या है, सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि इसका देखो बी नंबर में क्या दिया है, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग द सर्किट, यानी कि सर्किट को कनेक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? अब इसको समझो, एक वस्तु यहाँ पे, ठीक है, अब ये वस्तु इस तरह से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अब यहाँ से जो ये जो रूट लिया, ये जो जिस पाथ से गुजरा है, इस पाथ का मान लेते हैं 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, तो ये जो पाथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आया, इसको हम लोग बोलेंगे दूरी। वस्तु इतना दूरी तय किया, कितना दूरी तय किया? तो 20 किलोमीटर की दूरी तय किया। और एक कंडीशन यहाँ पे होता है, एक कंडीशन ये होता है कि वस्तु की जो स्थिति है, यहाँ देखो 1 नंबर में प्रारंभिक स्थिति है और 2 नंबर में इसका बाद वाला स्थिति है। इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर है।
ठीक है। ये जो 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है उसके बीच में कितना डिस्प्लेस हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर का डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो 3 किलोमीटर है को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा जाता है डिस्टेंस, दूरी यहाँ से यहाँ तक जो चला, यहाँ से यहाँ तक जो चला इसको कहा जाता है दूरी, इसको कहा जाता है डिस्टेंस, और ये जो दूरी चला इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये पूछा गया है कि ये इसको कहा जाता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वायुमंडल की ऊपरी परतों में कौन पृथ्वी के सतह को परावैंगनिक किरणों से बचाता है, इजी क्वेश्चन था, ओजोन बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका के आकार के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए कोशिका का आकार जो है ना वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, उसको कौन सा फंक्शन दिया जा रहा है उस हिसाब से। जैसे कि अगर हम लोग हाथ का या पैर का मसल से ले लेंगे तो जो हम लोग का जो सेल होता है वो इस तरह से लंबा लंबा होता है। ठीक है, ये सेल लंबा होता है। नर्वस सिस्टम को देखा जाएगा तो सेल उसका लंबा लंबा होता है नर्वस सिस्टम का। अगर हम लोग यहीं पे अगर हम लोग सेक्सुअली जो हम लोग का जो सेल होता है स्पर्म या कोई, तो उसका क्या होता है वो सर्कुलर, ओवम का सर्कुलर या फिर स्पर्म का इस तरह लंबा होता है। तो डिपेंड करता है कि या फिर कोई और मसल से ले लो जो जैसे कि कोई पेट का मसल से ले लो तो वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक का बांटा गया डिपेंडिंग अपन उसका फंक्शन, वो काम क्या करता है इस हिसाब से हम लोग करते हैं, ना कि इसका किसी और माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि सेल का साइज क्या है या फिर इसका क्या है। ठीक है, कोशिका के आकार के बारे में कौन सा कथन सही है, तो द सेल साइज इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन नॉट इन साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब एक हाथी है, हाथी कितना बड़ा है, हाथी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब इसका सेल साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि उसके फंक्शन के अनुसार। ठीक है, ना कि उसके ऑर्गेनिज्म का साइज से डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था, एकदम दिमाग से खेला गया था। इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था कि मधुमक्खी के सामान्य नाम और उनके वैज्ञानिक नाम दे दिया है। यहाँ पे मधुमक्खी का एक सामान्य नाम है और इधर इसका वैज्ञानिक नाम दे रखा है। ठीक है, तो आपको दोनों को मिलान करना था। इस क्वेश्चन पे जब आप ऑप्शन देखोगे इसका तो बस एक ऑप्शन से पकड़ा जाता है। आप लोग को सबको पता है इंडियन बी, और इसको इधर देखोगे तो एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है, इस इंडिका से इंडिया ऐसे पकड़ा जा रहा है। तो अगर आप सिर्फ इसको मिला देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो एक का बी क्या हो रहा है, एक का बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, तो 2 का फिर सी हो जाता, तो 2 का रॉक बी का क्या हो जाएगा, एपिस डोरसाटा। फिर इस तरह से 3 का डी पूछा गया, 3 का डी दे रखा था, तो लिटिल बी को क्या हम लोग बोलेंगे, एपिस फ्लोरिया। और एक है इटालियन बी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिस मेलिफेरा। तो बस इस तरह से आप लोग आराम से कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाता, बी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कैलकुलेटेड। इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 कोई पॉइंट के बीच में कैसे हम लोग करते हैं, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ही पूरा पूछ दिया था। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है भी इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई 4। अब ये वाला फॉर्मूला बहुत लड़का नहीं पढ़ा हुआ, बहुत कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा हुआ इसको। आप लोग क्या पढ़े हैं कि वर्क डन पढ़ेंगे, कि वर्क डन बराबर होता है भी इंटू क्यू होता है, ये पढ़े होंगे। ठीक है, इसी से तो बना है, भी निकाल दो तो W/Q हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आओ तो V बराबर W/Q, यही तो पूछा गया था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अ पर्सन पुशेस अ स्टेशनरी ट्रक, यानी कि जो खड़ा ट्रक है उसको पुश कर रहा है, उसको फोर्स लगा रहा है F। ठीक है, द ट्रक पुशेस बैक, अब ट्रक भी उसको पुश कर रहा है बैक विद अ फोर्स -F। व्हाई डज द ट्रक नॉट एक्सेलरेटेड, यानी कि ट्रक जो है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, त्वरित नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इसको देखिए समझिए थोड़ा। ठीक है, ट्रक इसलिए त्वरित एक्सेलरेट नहीं हो सकता क्योंकि व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल F और ट्रक द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल -F अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। एक तो ये जो आदमी है वो लगा रहा है ट्रक पे बल, कौन सा बल लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। अब ये ट्रक वस्तु पे आदमी पे लगा रहा है क्या, -F लगा रहा है, यानी कि एक तो आदमी हो गया, एक दूसरा अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है, ट्रक हो गया, तो वस्तु एक आदमी हो गया और एक ट्रक हो गया। ठीक है, तो 2 अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। ठीक है, और विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, ट्रक स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि ट्रक के टायरों और सड़क के बीच लगने वाले स्थैतिक घर्षण बल व्यक्ति द्वारा लगाए गए धक्का F को संतुलित कर देता है। ठीक है, इसलिए ट्रक जो है वो एक्सेलरेट नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट द
स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। सही है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन फ्लोरिंग प्लांट। यानी कि पुष्प पौधे में वानस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लाभ क्या है। देखिए क्या है, मान लेते हैं कि कोई फ्लोरिंग पदार्थ प्लांट है, ठीक है, जैसे कि हम आम को ले लेते हैं जिसमें फूल आता है। फ्लोरिंग प्लांट मतलब जिसमें फूल आता है और उसके बाद फल लगता है। तो ले लेते हैं हम लोग आम का एक प्लांट है, ठीक है, आम का एक प्लांट है। अब इसमें बहुत उच्च कोटि का आम दे रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस आम का एक बीज ले लें, गुठली ले लें, और इसी आम का एक जो ब्रांच गया है जहाँ से फ्लावरिंग लग रहा है, फ्लावर हो रहा है, उसको हम एक ब्रांच को यहाँ पे कलमी कर देते हैं, जिसको हम लोग छील के थोड़ा सा वो कुछ मिट्टी उट्टी डाल के बांध देते हैं। तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि यहाँ से जड़ें निकलने लगता है इस जगह से जहाँ में मिट्टी बांधी। अब क्या करते हैं हम लोग, इस टहनी को यहाँ से कट कर देते हैं और इसको प्लांट कर दिए। तो कुछ ही दिनों में वो मतलब 1 से 2 महीना में यहाँ पे फल लगना लग जाता है और बड़ा भी फल पक भी जाता है, ठीक है, जैसे कि आम के मौसम में होता है ऑलरेडी। इसमें क्या किए, अब हम लोग क्या किए, इसको एक गुठली लगाएं, गुठली लगाने के बाद छोड़ दिए। कुछ दिन के बाद इसमें से थोड़ा छोटा पौधा निकला, फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, कई साल लग गया। तो जो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ही महीनों में मतलब कम समय में तुरंत हम लोग को रिजल्ट देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, दे कैन फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन द दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड। यानी कि जहाँ पे हम लोग सीड लगाए थे वो कई साल लग गया था, जहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन किए थे वो कुछ महीनों में ही हम लोग को क्या दिया, फल देने लगा। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, इसका एडवांटेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्ज रे आफ्टर लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगल ग्लास स्लैब। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, जो पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, इस शिफ्ट में भी यही वाला क्वेश्चन पूछ दिया। क्या था कि द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे बट शिफ्टेड साइडवाइज स्लाइटली। देखो ये एक मोटा स्लैब रख दिया है कांच का, ठीक है, ये है डेंस मीडियम, ये कौन सा है, डेंस मीडियम है। यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। तो जब ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करता है तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाता है, जाना चाहिए था इस ओर, लेकिन कांच क्या करता है, इसकी स्पीड को रोकता है थोड़ा सा, तो ये इस ओर डायरेक्शन में झुक जाता है, इसका लाइट इस डायरेक्शन में आ जाता है, जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है, जब फिर अब यहाँ से डेंस मीडियम से यानी कि कांच से जब फिर से एयर में निकलता है तो ये क्या होगा, जब डेंस से रेयर में जाता है तो फिर इसका स्पीड फिर से पहले जैसा हो जाता है और फिर से ये इस ओर भाग जाता है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो अब देखो कि जो इंसिडेंट रे था और जो इमर्ज रे है, ये देखो तो ये इसको अगर हम पूरा खींचेंगे तो इस तरह से जाएगा, और अगर हम इसको पूरा पीछे की ओर बढ़ा देंगे तो इस तरह से जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी पूछा गया है, द इमर्ज रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे बट शिफ्टेड साइडवाइज स्लाइडली। यहाँ था तो साइडवाइज शिफ्टेड हो गया इस तरह से, थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो जाता बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन में जो कोरोजन हो जाता है यानी कि जंग लग जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। 4 मेथड दे रखा था और पहला ही मेथड में आप लोग देखिए, कोडिंग कर दो, पेंट कर दो या फिर इसको ऑयल लगाओ, तो इसमें क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि गर्भ निरोधक मेथड नहीं है, कौन सा, यूजिंग कॉन्डम बिल्कुल है। अबॉर्शन तो जब बेबी रह जाता है, ठीक है, उसके बाद किया जाता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव का एक पार्ट नहीं है, जबकि कॉपर्टी है, हार्मोनल पिल यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां भी है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है, विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथवाइज ग्रोथ एट एंड्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स। अच्छा यहाँ पे पूछा गया क्या, विच मेरिस्टेम यानी कि तने और जड़ों के सिरों में लंबाई की वृद्धि के लिए कौन सा मेरिस्टेम उत्तरदायित्व है। यहाँ पे पूछा गया ग्रोथ करने की एंड ऑफ द शूट और एंड रूट, ठीक है, और ये होता कहाँ पे, एपिकल में होता है, कहाँ पे, एपिक जहाँ पे होता है, एपिकल में होता है, यानी कि जहाँ उस जगह पे जहाँ पे जड़ों का या तो टिप हो या फिर जो तना है, तना का जो एकदम टिप में या जो ब्रांचेज होता है उसको ब्रांचेज के टिप में ये होता है, ठीक है, ये होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम, यहीं से इसका ग्रोथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच मेटालिक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। अब देखिए कौन सी धात्विक ऑक्साइड केवल गर्म करने से धातु में अपचयित हो सकता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातु में अपचयित कौन हो जाता है, सिर्फ गर्म कर दीजिएगा तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है ये धातु में अपचयित हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, नमक के घोल से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है, और ये कौन सी प्रक्रिया हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस इन ब्रेन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रेन इसका सही जवाब हो जाएगा। गाइस तो ये आज का जो 28 तारीख को जो पूछा गया, 28 नवंबर को जो पूछा गया था 2025 को, इसके सारे 75 क्वेश्चन साइंस के करवा दिए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।